चलो देखो, अभी क्या है कि ये हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिप्टो गेम्स मीन्स क्या होता है, क्रिप्टो मीन्स होता है हिडन और गेम्स मीन्स होता है मैरिज। तो हिडन मैरिज क्या मतलब हुआ, जिनमें गैमीट इनविजिबल होते हैं, तो उन्हें हम क्रिप्टो गेम्स बोलते हैं। तो क्रिप्टो गेम्स में क्या होता है, गैमीट्स आर इनविजिबल, है ना। तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिप्टो गेम्स बोलते हैं। दूसरे यहाँ पे फेरेरो गेम्स क्या होते हैं, ये इसमें जो गैमेट्स होते हैं दे आर कॉन्स्पिकुअस, उनको आसानी से दिखाई देते हैं, है ना, विजिबल होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं गैमेट्स और सेक्स ऑर्गन्स आर विजिबल। यहाँ पर गैमीट या सेक्स ऑर्गन आर नॉट विजिबल। अब देखो यहाँ पे क्रिप्टो गेम्स को, जिनमें छोटे गैमीट पाए जाते हैं, इनविजिबल गैमीट पाए जाते हैं, उनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब यहाँ पर देखो, थैलोफाइटा में सिर्फ और सिर्फ एल्गी को रखा गया, लाइकेन्स डुअल ऑर्गेनिज्म है, और अब फंजाई को हम प्लांटेई में नहीं रखते। तो यहाँ पर इस क्लासिफिकेशन में आपको सिर्फ इतना समझना है, ये वाला पार्ट, बाकी वाला पार्ट हम आप कंसीडर नहीं करते, राइट। तो अब क्या है, यहाँ पर थैलोफाइटा में एल्गी आता है, फिर ब्रायोफाइटा आते हैं, फिर टेरिडोफाइटा आते हैं। फेरेरोगैम्स में जिनमें गैमीट दिखाई देते हैं, सेक्स ऑर्गन दिखाई देते हैं, दे आर जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, मोनोकॉट में और डाइकॉट। ये सब पूरी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं और हेडिंग डालिए एल्गी। ठीक है, तो सबने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। चलो, अब एल्गी से स्टार्ट करते हैं। तो थैलोफाइटा का मैंने आपको मतलब बताया था लास्ट क्लास में, कि ऐसे प्लांट जिनमें थैलस लाइक बॉडी पाई जाती है। तो थैलस का क्या मतलब होता है, जहां पर रूट, स्टेम और लीव्स का डिफरेंशिएशन ना पता हो, उनको हम थैलस लाइक बॉडी कहते हैं। तो पहली हेडिंग डालेंगे एल्गी, फर्स्ट एल्गी। आप एल्गी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक आप नोट कर लीजिए कि एल्गी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। तो हम लोग एल्गी से स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं एल्गी को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया। तो मैं आपको बता रहा था कि हम लोग फर्दर भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्योंकि एल्गी को भी हम लोग कई सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले आते हैं एल्गी। एल्गी को हम लोग डिवाइड करते हैं फर्दर 3 छोटी-छोटी क्लासेस। तो सबसे पहले जो आए, तो सबसे पहले वो एल्गी आए, मैं अभी भी एवोल्यूशन के सीक्वेंस को ही फॉलो कर रहा हूँ। जैसे मैंने प्लांट में एवोल्यूशन फॉलो किया था, तो सब जगह हम लोग एवोल्यूशनरी सीक्वेंस फॉलो करें। तो सबसे पहले इस नेचर में आए होंगे रेड एल्गी। रेड एल्गी को हम लोग जिस क्लास में रखते हैं उसको कहते हैं रोडोफाइस, रोडोफाइस, ठीक है। दूसरे बात, रेड एल्गी के बाद आता है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी को हम लोग किस में रखते हैं, थियोफाइसी। इसके बाद थर्ड नंबर पर आते हैं ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी को हम लोग जिस क्लास में रखते हैं उसको बोलते हैं क्लोरोफाइस। तो यहां पर कुल मिलाकर के एल्गी को 3 पार्ट में डिवाइड किया। किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, इनके एवोल्यूशनरी बेसिस पे। इनका रेड कलर, इनका ब्राउन कलर और इनका ग्रीन कलर, ये इनके एक्चुअली पिगमेंट की वजह से। तो यहाँ पे धीरे धीरे एडवांस पिगमेंट भी बनते गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग जो पिगमेंट पाए जाते हैं, कि यहाँ पर ज़ैंथोफिल की वजह से रेड कलर हो गया, यहाँ पर फ्यूकोज़ैंथिन पाया जाता है जिसकी वजह से ब्राउन कलर हो गया, और ये क्लोरोफिल पाया जाता है, बी पाया जाता है इसकी वजह से ग्रीन कलर हो गया। तो ये सब बातें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो नोट करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। अब लिखिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी। तो एल्गी के क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक नोट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी। चलिए, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक नोट करते हैं, दे आर यूजुअली एक्वेटिक, दे आर यूजुअली एक्वेटिक, आइदर मरीन। तो हमेशा
जनरली पानी में ही पाए जाते हैं। दे आर यूजुअली एक्वेटिक, either marine or in fresh water, either marine or in fresh water. Next one, plant body is thallus. Plant body is thallus. That is without differentiation, plant body is thallus. That is without differentiation of root, stem and leaves. That is without differentiation of root, stem and leaves. Next one, body is covered with mucilage. कोई बता सकता है mucilage क्या होता है? Body is covered with mucilage. क्या होता है? कोई बता सकता है? नॉर्मली ये सेल वॉल से निकलने प्रोटीन की कवर होता प्रोटीन का कवर होता है पक्का? कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ होता है, राइट। ये कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ कवर होता है, शुगर का बना हुआ होता है ना। और ये क्या करता है कि एल्गी को पानी के अंदर सड़ने नहीं देता। तो वाटर का जो डिकेइंग इफेक्ट होता है ना, नॉर्मल जो प्लांट होते हैं उनको अगर अपन पानी में डाल दें या बारिश में इतना पानी हो जाए कि वो प्लांट पूरे पानी में डूबे रहे तो महीने बर्बाद वो सब प्लांट सड़ जाएंगे, है ना, दे विल रॉट। तो डिकेइंग इफेक्ट होता है वाटर का उनके ऊपर। तो एल्गी के ऊपर जो म्यूसिलेज होता है ये वाटर के डिकेइंग इफेक्ट से बचाता है, मतलब उनको पानी के अंदर सड़ने नहीं देता। नोट करेंगे, देयर बॉडी इज कवर्ड विद म्यूसिलेज, दैट इज a cover of carbohydrate, full stop. It prevent decaying effect of water. It prevent decaying effect of water. Next point, vascular tissues like xylem and phloem are absent. Vascular tissues like xylem and phloem are absent. Vascular tissues like xylem and phloem are absent. Next point, मैकेनिकल टिश्यूज मतलब स्क्लेरेनकाइमा वगैरह जिसको एक्सप्लेन देते हैं, मैकेनिकल टिश्यूज आर एब्सेंट। मैकेनिकल टिश्यूज आर एब्सेंट। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रिशन takes place through photosynthesis. Nutrition takes place through photosynthesis and grana is absent from chloroplast. ग्रेना जानते हो सब लोग? ग्रेना is absent from chloroplast. सबको क्लियर है ना ग्रेना क्या होते हैं? यस सर। ठीक है सर, एक बार बता दीजिए। देखो, तो नॉर्मली हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करने वाले स्ट्रक्चर होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो फोटोसिंथेसिस करने का काम होता है। तो क्लोरोप्लास्ट इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, है ना। तो ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट, इसी के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ पर इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर। ये जो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है इन ढेर को, इनको ग्रेना कहा जाता है, दे आर कॉल्ड ग्रेना। तो ये एल्गी में नहीं पाए जाते। यही जो ग्रेना होते हैं, इन ग्रेना के अंदर, यहाँ पर इन ग्रेना के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। तो नॉर्मली जो प्लांट होते हैं, हायर प्लांट होते हैं, उन हायर प्लांट में इस तरह से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के, जिनके अंदर ग्रेना होते हैं।
और बाहर यहाँ पर जो मटेरियल भरा है उसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं, है ना। और ये जो स्ट्रक्चर है इनको ग्रेना कहते हैं। तो ये ग्रेना, क्लोरोप्लास्ट तो पाए जाते हैं एल्गी में, लेकिन ग्रेना नहीं पाए जाते। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, वेजिटेटिव। हाँ जी, कैसे होता है हाँ, सर? तो फिर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? मतलब ग्रेना नहीं पाए जाते मतलब कि स्ट्रोमा की जगह वहां पे क्लोरोफिल फैला हुआ होता है, वहां पे कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ग्रेना की। मैं बता देता हूँ, हालांकि आपको जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि उनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे क्लेमाइडोमोनास की हम लोग बात करें, ग्रीन एल्गी में, तो उसका कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है, इस तरह का क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ इस तरह के लैमेला पाए जाते हैं, लैमेली पाए जाते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इस तरह के लैम। इन लैमेली के अंदर यहाँ पे क्लोरोफिल भरा हुआ होता है। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए ग्रेना थोड़ा नहीं चाहिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए तो क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल पाया जाता है। सर तो फिर लैमेला मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है? क्या क्या? सर जो लैमेला है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है? हाँ बिल्कुल, लैमेला ये ऑर्गेनेल नहीं, ऑर्गेनेली तो क्लोरोप्लास्ट है, सब ऑर्गेनेली बोलेंगे। ओके सर। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और इन्हीं स्ट्रक्चर को हम लोगों ने, आप याद करिए, मैंने आपको ब्लू ग्रीन एल्गी में बताया था कि ब्लू ग्रीन एल्गी में फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, याद आया? यस सर। क्रोमेटोफोर जब इवॉल्व होकर के एल्गी में आते हैं तो वो इस तरह के क्लोरोप्लास्ट जैसे स्ट्रक्चर हो जाते हैं, लेकिन जिनमें क्रोमेटोफोर का ये एवोल्यूशन है। तो क्रोमेटोफोर इवॉल्व होकर के क्लोरोप्लास्ट तो बनाते हैं, लेकिन उनमें ग्रेना नहीं पाए जाते। फिर ये क्लोरोप्लास्ट और इवॉल्व होता है हायर प्लांट में, और हायर प्लांट में ग्रेना का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये एवोल्यूशन है क्लोरोप्लास्ट का, राइट। तो साइनोबैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, और एल्गी में क्लोरोप्लास्ट तो पाए जाते हैं बट ग्रेना नहीं पाए जाते, और हायर प्लांट में क्लोरोप्लास्ट और ग्रेना दोनों। नेक्स्ट पॉइंट, वेजिटेटिव and asexual mode of reproduction. Vegetative and asexual mode of reproduction is abundant. Vegetative and asexual mode of reproduction is abundant. Next one, sexual reproduction. अब आते हैं, ये इंपॉर्टेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व, अब ये दो तरह के होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ खैर उसमें पंजाई में। आइसोगेमी, याद आया? आइसोगेमी, दोनों गैमीट एक ही जैसे होंगे, बोथ गैमीट विल बी ऑफ सेम टाइप फिजिकली और फिजियोलॉजिकली। दूसरा होता है एनाइसोगेमी। एनाइसोगेमी में फिजिकली और फिजिकली दोनों गैमीट अलग अलग होंगे। जो फीमेल होगा वो लार्ज होगा और ये लेस मोटाइल होगा, लेकिन जो मेल गैमीट होगा वो छोटा होगा और ज्यादा मोटाइल होगा। तो फिजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों अलग अलग होते हैं। थर्ड टाइप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऊगैमी। तो ऊगैमी में क्या होता है, ऊगैमी में जो फीमेल होता है ये काफी हाईली लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है, और मेल वेरी स्मॉल एंड इट्स मोटाइल, है ना। तो तीन तरह से रिप्रोडक्शन होता है। तो यहां पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ऊगैमी और आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी, तीन तरह से होता है। क्लियर है भाई सबको? बोलो भाई, क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन takes place through isogamy, anisogamy. Sexual reproduction takes place through isogamy, anisogamy and oogamy. Next, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एम्ब्रियो स्टेज इज एब्सेंट। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। एम्ब्रियो स्टेज इज एब्सेंट।
तो देखिए ये थे हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक एल्गी के। अब एल्गी में सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं क्या, ग्रीन एल्गी। तो सॉरी नहीं, रेड एल्गी की बात करेंगे पहले, एवोल्यूशन से पढ़ेंगे जो सीक्वेंस मैंने आपको लिखाया। तो मैंने पहले आपको यहाँ पे रेड एल्गी लिखा है, तो मैं पहले आपको रेड एल्गी मिला। तो हेडिंग डालिए रेड एल्गी और रोडोफाइसी। तो सबसे पहला क्लास है रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी बोले तो रेड एल्गी। अब यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ आपको कोई भी रेड एल्गी का स्ट्रक्चर दिखाने का। ये नॉर्मली एल्गी जैसे दिखाई ही नहीं देते, अजीब से दिखाई देते हैं, बट रेड एल्गी का मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, एक डायग्राम दिखाता हूँ। रेड एल्गी पे पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया का दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक प्लांट है, इस प्लांट का नाम है पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया जो है ये एक तरह का रेड एल्गी है, इट्स अ टाइप ऑफ रेड एल्गी। ये एक तरह से रेड एल्गी है ना। इसका ये वाला डायग्राम जो है ये रहेगा, ये ए बी, ये डायग्राम याद रखिएगा। और ये इसके अंदर का स्ट्रक्चर है, तो आप देख जा सकते हैं इसमें सेल से बना हुआ है, बीच वाली सेल बड़ी है और साइड वाली सेल उससे छोटी है। देखिए, तो बीच वाली जो सेल है इसको हम लोग सेंट्रल साइफन कहते हैं, और इसके बाहर वाली जो सेल है जिनको हम पेरी सेंट्रल साइफन बोलते हैं, ये थोड़ी सी बड़ी बड़ी सेल्स हैं, इनको पेरी सेंट्रल साइफन बोला जाता है। ये वाला पार्ट पूरा इज कॉल्ड पेरी सेंट्रल साइफन, ये पूरा पेरी सेंट्रल साइफन हो गया। और उसके बाद देखिए कॉर्टिकल यहाँ पे है ना, साथ में कॉर्टिकल सेल्स, तो ये आखिरी में बाद में कॉर्टिकल सेल्स हैं। तो 3 अलग-अलग साइज़ की टाइप की सेल्स पाई जाती हैं और इस सेल से पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये इसका अंदर स्ट्रक्चर है। रेड एल्गी इसको हम लोग बोलते हैं। चलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक नोट। रेड एल्गी इज द मोस्ट एंशिएंट ग्रुप ऑफ एल्गी, सबसे पुराना है। रेड एल्गी इज द मोस्ट एंशिएंट ग्रुप ऑफ एल्गी। नेक्स्ट, they are mostly marine. They are mostly marine, except few. They are mostly marine, except few, which are except few, which are freshwater algae. Next point, मोटाइल और ये पूछा हुआ क्वेश्चन नीट पे इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के लिखेगा। मोटाइल और फ्लैजिलेटेड स्टेज, मोटाइल और flagellated stage are absent in red algae. Motile or flagellated stage are absent in red algae. Next point, cell wall of red algae, cell wall of red algae is made up of cellulose or pectic substance, is made up of cellulose or pectic substance. Full stop. Next point, in some of red algae, in some of red algae, deposition of calcium carbonate, in some of red algae, deposition of calcium carbonate takes place
on the wall. In some of red algae, deposition of calcium carbonate takes place on the wall. Due to which they look like corals. Due to which they look like corals. तो देखो कोरल्स क्या होते हैं? कोरल होते हैं एक तरह के एनिमल्स होते हैं, सिलेंट्रेट होते हैं, है ना, और रॉक का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये कोरल की तरह दिखाई देते हैं. दैट्स व्हाई these algae that's why these algae are called coralline. That's why these algae are called coralline. Next point. They contain chlorophyll A. They contain chlorophyll A, phycobilins. They contain chlorophyll A, और phycocyanin, CYANIN, phycocyanin. They contain chlorophyll A, phycocyanin, and phycoerythrin. Phycocyanin and phycoerythrin. ये इसको रेड कलर देता है. They contain chlorophyll A, B नहीं पाया जाता. They contain chlorophyll A, phycocyanin, and phycoerythrin. Full stop. Phycoerythrin is found in abundant amount. Phycoerythrin found in abundant amount. It gives them red color. नेक्स्ट पॉइंट, अगला भी पॉइंट है, ये क्वेश्चन है, ठीक है. देखो, रेड एल्गी में ये कैपेबिलिटी होती है कि पानी के अंदर जितनी गहराई में रेड एल्गी लाइट को बहुत कम लाइट इंटेंसिटी में फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इतनी डेप्थ में कोई भी दूसरा प्लांट फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी नहीं पाया जाता. इसीलिए वाटर में सबसे ज्यादा गहराई पे, सबसे ज्यादा डेप्थ पे पाया जाने वाला अगर कोई प्लांट है, दैट इज रेड एल्गी. नोट करेंगे, रेड एल्गी reaches the maximum depth in the sea. Red algae reaches the maximum depth in sea, where no other type of photosynthetic organism, can grow. No other type of photosynthetic organism can grow. Next point. Reserve food is Floridian starch. Reserve food is Floridian starch. Next point. Asexual reproduction takes place through spore. Asexual reproduction takes place through spore. Next, sexual reproduction is oogamous. समझ गए ना आप? Sexual reproduction is oogamous.
where male gamete is called spermatium. Male gamete is called spermatium and female gamete is called कार्पोगोनियम. is called कार्पोगोनियम. मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ पे बता देता हूँ कि स्पर्मेटियम कैसा होता है और कार्पोगोनियम कैसा होता है. तो यहाँ पर भाई साहब क्या होता है कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है रेड एल्गी में, जिसको कि हम कार्पोगोनियम कहते हैं. ये एग हो गया और रेड एल्गी में ये स्ट्रक्चर ऐसे लगा हुआ होता है. ये कई सारी सेल का ये कार्पोगोनियम हो गया. और यहाँ पे जो फीमेल स्ट्रक्चर होता है वो छोटा सा होता है, ये स्पर्मेटियम होता है ना. तो स्पर्मेटियम आपका मेल स्ट्रक्चर हो गया और कार्पोगोनियम का आपको फीमेल स्ट्रक्चर. और देखो यहाँ पे इस ये मेल बहुत स्मॉल है और फीमेल बहुत बड़ा है, इसलिए इसको oogamous कहते हैं. नोट कर लीजिए. नोट कर लिया सबने? क्लियर है भाई? Yes, sir. ठीक. अब कुछ एग्जाम्पल है ना. एग्जाम्पल क्या है कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ना. इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं. तो रोडोफाइसी के कई सारे मेंबर, इनका कई सारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ना. तो यहाँ पर एक एल्गी है, रेड एल्गी, उसका नाम है जिलिडियम. GELIDIUM और साफ लिख देता हूँ DIUM, जिलिडियम. तो जिलिडियम एक रेड एल्गी है. इससे हम लोग क्या निकालते हैं? इससे अगर निकालते हैं. तो इसे एक अगर नाम का कंपाउंड निकालते हैं, है ना. तो अगर कहां से निकाला जाता है? सेल वॉल से निकाला जाता है. अगर फ्रॉम सेल वॉल. तो जिलेडियम की सेल वॉल से हम लोग एक मटेरियल निकालते हैं जिसको कि अगर कहते हैं. ठीक है. ये एडिबल प्रोडक्ट होता है और इसे बहुत सारी जगह पे यूज किया जाता है ना. यूज इन एट मेनी प्लेसेस. ठीक है, राइट. ठीक, ये हो गया अगर. नेक्स्ट दूसरा क्या होता है? एक और एल्गी है ग्रेसिलेरिया. पॉलीसाइफेनिया से कुछ निकालते हैं नहीं. और अगर को हम लोग यूज करते हैं, ये भी नोट कर लो. अगर इज यूज्ड इन लेबोरेटरी और जेली बनाने में यूज होता है, जो जेली वगैरह होती है. पडिंग्स बनाने में यूज होता है, पडिंग्स में यूज होता है. और लैब में यूज होता है. ये अगर का यूज हो गया. और जिलेडियम से निकालते हैं. हाँ, एक और प्रोडक्ट होता है काराग्रीन. नेक्स्ट काराग्रीन. तो नोट करो, काराग्रीन is also obtained from रेड एल्गी. काराग्रीन प्रोडक्ट है. इसको जिस रेड एल्गी से निकालते हैं उसका नाम कोंड्रस है. Sir, Kara green is also. काराग्रीन is also extracted from red algae Chondrus. CHONDRUS. CHONDRU. Chondrus. इस एल्गी का नाम है ना. रेड एल्गी का नाम कोंड्रस है. कोंड्रस. It is used in cleaning agent for liquor, chocolate making, and finishing leather. Excuse me, sir. हाँ जी. सर ये सबके लिए क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज होते हैं सर.
सबके लिए थिनिंग नहीं, जैसे लिकर में हम लोग इसको लिकर को साफ करने में यूज करते हैं, क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, उसमें जो इम्प्योरिटीज होती है उसको रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। और इसमें सर आइसक्रीम में भी क्लीन करने के लिए, इसमें आइसक्रीम जो चॉकलेट आइसक्रीम, हाँ, चॉकलेट आइसक्रीम वगैरह में थिनिंग एजेंट के फॉर्म में यूज होता है, तो अलग अलग प्रोसेस में। और चॉकलेट में जैसे उसको इमल्सिफाई करने का काम करता है, जो फैट वगैरह मिलाते हैं ना, बटर वगैरह मिलाते हैं, तो चॉकलेट के साथ मिक्स हो जाए तो इमल्सिफिकेशन का काम करता है चॉकलेट में। एक और फ्यूनोरी, फ्यूनोरी इज अ ग्लू, फ्यूनोरी, फ्यूनोरी एक तरह का ग्लू है, फ्यूनोरी इज अ ग्लू एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेड एल्गी। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसमें ये पूछा हुआ है, फ्यूनोरी तो नहीं पूछा हुआ, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ब्रोमीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, bromine is extracted from polysiphonia. Bromine is extracted from polysiphonia. क्लियर है भाई सबको रेड एल्गी? दिस वाज ऑल अबाउट द रेड एल्गी। क्लियर है सबको? कोई डाउट? तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आए ब्राउन एल्गी, सॉरी रेड एल्गी, रेड एल्गी के बाद फिर अगले आते हैं ब्राउन एल्गी। तो जैसे मैंने आपको बताया ब्राउन एल्गी को हम जिस क्लास पे रखते हैं उसे बोलते हैं फियोफाइसा या फियोफाइसी, तो इसे हम लोग बोलते हैं फियोफाइसा, Phaeophysi, that is brown algae. तो Phaeophysi को हम लोग रखते हैं किसमें, जिस क्लास में, उसको बोलते हैं ब्राउन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी क्लोरोफिल बी नहीं पाया जाता, तो यहाँ पर भी पाया जाता है क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, क्लोरोफिल सी पाया जाएगा, तो इट कंटेन क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, और इसमें पाया जाता है फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन, है ना। और ये जो फ्यूकोजेंथिन होता है यही इसको क्या देता है, ब्राउन कलर प्रोवाइड करने का काम करता है, इट गिव्स ब्राउन। तो लोग करेंगे, दे कंटेन क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी and fucoxanthin, chlorophyll A, chlorophyll C and fucoxanthin। फुल स्टॉप, इसी में नोट करेंगे। fucoxanthin gives them, fucoxanthin gives them brown color। next, fucoxanthin gives them brown color। next, reserve food material is laminarin, reserve food material is laminarin। next point, majority of them are marine, majority of them are marine। next point, unicellular forms are absent, unicellular forms are absent। next, brown algae include
largest algae, brown algae include largest algae called kelp. Brown algae. Include the largest algae. तो brown algae में जो बहुत बड़े algae होते हैं उनको बोलते हैं kelp. Brown algae include largest algae called kelp. और एक और बात बताऊं, इन्हीं kelp को ही हम लोग seaweed भी बोलते हैं. Brown algae include the largest algae called kelp. तो brown algae में जो बहुत बड़े algae होते हैं उनको kelp बोलते हैं. पूछा गया था सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो देखो मैं एग्जांपल बताता हूं. इसमें ब्राउन एल्गी में एक एल्गी होता है उसका नाम है मैक्रोसिस्टिस. मैक्रोसिस्टिस भाई साहब 100 मीटर तक का हो सकता है ना. तो ये 40 से 100 मीटर तक का होता है. मीटर बोले तो 330 फीट के आसपास का हो सकता है. तो आप समझिए कितना बड़ा हो सकता है, और किसी तरह का कोई मैकेनिकल टिश्यू नहीं. और एक होता है नीरियोसिस्टिस. नीरियोसिस्टिस. तो नीरियोसिस्टिस जो होता है ये हो सकता है 20 to 30 मीटर तक का. तो मैक्रोसिस्टिस और नीरियोसिस्टिस ये दो ब्राउन एल्गी हैं जो बहुत लार्ज होते हैं. इन्हें हम केल्प कहते हैं, है ना. अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, ब्राउन एल्गी का कोई डायग्राम दिखा देता हूँ, क्योंकि आपसे कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाएगा तो आपको ड्रॉ भी करना पड़ेगा, डायग्राम भी दिखाना पड़ेगा. देखो ये एक ब्राउन एल्गी का डायग्राम है. इनफैक्ट ये जो डायग्राम है उसका नाम है लेमिनेरिया. लेमिनेरिया इसका नाम है. तो यहाँ पर देखिए ये जिसकी हेल्प से जुड़ा होता है, जो रूट जैसा दिख रहा है, इसको हम होल्ड फास्ट बोलते हैं. ये स्ट्रक्चर ये स्टाइप कहलाता है, मतलब जो स्टेम जैसा होता है. और लीव्स नहीं बोलते, यहाँ पे लीव जैसे जो दिखाई दे रहे हैं उनको हम ब्लेड्स कहते हैं. और यहाँ पर इनमें एयर वेसाइकल्स पाई जाती हैं जिनमें एयर बबल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी हेल्प से फ्लोट करते हैं. सो दे आर एयर वेसाइकल्स. तो ये एयर वेसाइकल्स की वजह से, है ना, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं कि फ्लोट करते हैं. ठीक है भाई. नोट कर लिया. Yes sir. ब्राउन एल्गे कौन सा है हाँ जी, सर? इस ब्राउन एल्गे का नाम क्या है ये लेमिनेरिया, ये ऊपर लिखा हुआ ना लेमिनेरिया. सर? क्लियर नहीं है. मैं लिख देता हूँ क्लियर. लेमिनेरिया, ये लेमिनेरिया. नोट करेंगे. लार्ज फॉर्म ऑफ ब्राउन एल्गी, large forms of brown algae often contain large form of brown algae often contain air vesicle which provide them large form of brown algae often contain air vesicle which provide them buoyancy. तो इनको हेल्प करते हैं तैरने में, इसी के हेल्प से सीधे खड़े रहते हैं, अदरवाइज तो ये नीचे लेट जाते हैं. बायोन्सी की वजह से
इतने बड़े होने के बाद भी ओशनिक वाटर में सीधे खड़े रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। Excuse me, sir. हाँ जी। So are these air vesicles the air vacuoles? No, they are not air vacuoles. We cannot say air vacuole. Actually, they are found, they are made by many cells, but it's multicellular structure. और जो वैक्यूल जिसको हम एयर वैक्यूल, फूड वैक्यूल या वैक्यूल टर्म जिसके लिए यूज करते हैं, वो एक्चुअली सेल के अंदर पाया जाता है, वो तो सेल ऑर्गेनेली है। और ये एक स्ट्रक्चर है जो बहुत सारी सेल से बने, तो इनको ऐसे नहीं कह सकते। Okay, sir. नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट do not contain grana. Next point. Food reserve is laminarin. Food reserve is laminarin. Next point. Asexual reproduction occurs through both motile and non-motile spores. Motile and non-motile spores. Next point. इसी में लिखेंगे, इसी में लिखो। The motile spores. सर क्या लिखा? नॉन मोटाइल की बात क्या था? नॉन मोटाइल, non-motile and motile both. Full stop. Motile spores are called zoospores. Motile spores are called zoospore. They are biflagellated. And अब देखो ये कैसे होते हैं, ये इस तरह के होते हैं। दो फ्लैजिला हो गए बाइफ्लैजिलेटेड, लेकिन एक फ्लैजिला इस तरह का, एक ऐसा है। तो जब दो फ्लैजिला और दोनों अलग अलग टाइप के फ्लैजिला हो तो उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोकोन। दोनों फ्लैजिला एक जैसे आइसोकोन्ट, और ये क्या? हेट्रोकोन। तो नोट करेंगे, zoospores are biflagellated and they are heteroconed. Next point. Sexual reproduction. Sir, hetero मतलब जो heteroconta इनका क्या function होता है? फंक्शन ऐसा कुछ फंक्शन में डिफरेंस नहीं होता, लेकिन फ्लैजिला के शेप अगर अलग अलग है तो ऐसे फ्लैजिला को हम हेट्रोकोन बोलते हैं। शेप में साइज अलग अलग हो सकता है, टाइप अलग अलग हो सकता है, तो हम हेट्रोकोन बोलते हैं। मैंने बताया भी था आप वाले बैच में, आइसोकोन हेट्रोकोन दोनों फ्लैजिला। याद आया? टिंशल और विप्लैश टाइप का आपके बैच बता चुका हूं। तो लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is isogamous, anisogamous and oogamous. Sexual reproduction is isogamous, anisogamous and oogamous. So isogamous, anisogamous and oogamous मतलब तीनों टाइप का पाया जाता है, ठीक है। और ब्राउन एल्गी से आयोडीन निकालते हैं, आयोडीन और कहीं नहीं पाया जाता, सिर्फ ब्राउन एल्गी से ही हम लोग निकालते हैं। नोट करेंगे, आयोडीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लैमिनेरिया। Iodine is extracted from laminaria and fucus.
कई बार आंसर में केल्प भी होता है। सर आयोडीन। आयोडीन भाई साहब, आयोडीन नमक में जो मिला होता है, आयोडीन। आयोडीन आयोडीन is extracted from laminaria and fucus। ठीक है, और बस दैट्स इट, यही होता है इसका, लेमिनेरिया से ही निकलते हैं और कुछ ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है। एल्जिनिक एसिड एक और लिख लो, एल्जिनिक एसिड, एल्जिनिक एसिड is also extracted from brown algae like laminaria and microcystis, laminaria and microcystis। क्लियर है भाई ब्राउन एल्गी? एनी डाउट? लेमिनेरिया एंड माइक्रोसिस्टिस अभी लिखवाया था ना, माइक्रोसिस्टिस जो लार्जेस्ट एल्गी है उससे। अब देखो भाई, तो नेक्स्ट हेडिंग है ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी देखो, ग्रीन एल्गी में सबसे जो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है वो ये यूनिसेलुलर है, दिस इज क्लेमाइडोमोनास। तो थर्ड वन इज ग्रीन एल्गी, और ग्रीन एल्गी को हम लोग जिस क्लास में रखते हैं उसे बोलते हैं क्लोरोफाइस। तो क्लोरोफाइसी दैट इज ग्रीन एल्गी। ग्रीन कलर क्लोरोफिल बी पाने जाने से होता है, क्लोरोफिल बी सबसे ज्यादा एडवांस क्लोरोफिल, और आज की डेट में सभी प्लांट में क्लोरोफिल बी ही पाया जाता है। तो नोट करेंगे, दे कंटेन chlorophyll A and chlorophyll B। That's why green in color। अब देखो ये जो ग्रीन एल्गी है, इस ग्रीन एल्गी का नाम है क्लेमाइडोमोनास। क्या नाम है इसका? नाम है क्लेमाइडोमोनास, जिसकी आप शक्ल देख रहे हैं। क्लेमाइडोमोनास। तो भाई साहब ये क्लेमाइडोमोनास है, और ये क्लेमाइडोमोनास क्या है? ग्रीन एल्गी। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पे सिलिया गलत लिखा हुआ है, इसको सिलियम नहीं बोलेंगे, फ्लैजिला है। करेक्ट कर लें, सिलिया तो छोटे होते हैं साइज में, तो ये जो इसमें आपको दिखाई दे रहा है दिस इज फ्लैजिला। तो फ्लैजिला पाए जाते हैं लोकोमोशन के लिए, दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, दोनों एक ही जैसे पहचान है। फ्लैजिला जहां से निकलते हैं उसको बेसल बॉडी कहते हैं, हम लोग बैक्टीरिया में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करती है? एक्सक्रीशन का काम करती है, ये बात भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्सक्रीशन। बाहर यहाँ पे सेल वॉल पाई जाती है, सेलुलोज की बनी होती है। अंदर बड़ी सी न्यूक्लियस पाई जाती है, गोल्गी बॉडी वगैरह पाई जाती है, स्टार्च ग्रैन्यूल्स। यहाँ पर जो गौर फरमाने लायक चीज है वो ये है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये पायरेनॉइड। पायरेनॉइड क्या है? दैट इज फूड स्टोरेज बॉडी। तो इस तरह की बॉडीज पाई जाती हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट कैसा है? ये कप शेप्ड है। तो पूछा जाता है क्लेमाइडोमोनास में कैसा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? तो कप के शेप का है, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। देखो ये पूरा आपको जो ग्रीन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, कप के शेप का दिखाई दे रहा है। देखिए ये पूरा पार्ट, ये जो अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाला देखो पूरा पार्ट, ये पूरा क्लोरोप्लास्ट है। और ये पूरा का पूरा जो क्लोरोप्लास्ट है,
ये कप के शेप का है, तो यहाँ पे कप शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। उसके अंदर फूड स्टोर करने वाली कुछ बॉडीज पाई जाती हैं। इन बॉडीज को हम लोग पायरोनॉइड्स कहते हैं। पायरोनॉइड्स के अंदर स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है। और आगे समझते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर पाया था आई स्पॉट। आई स्पॉट क्या है? ये फोटो सेंसर है। इसकी हेल्प से मैं बता चुका हूँ, हालांकि ये भी आपको बता चुका हूँ मैं, फोटो सेंसर यूग्लिना वगैरह जब पढ़ा था। फोटो सेंसर है जो लाइट को सेंस करते हैं, और इसीलिए जब लाइट होती है, डे टाइम होता है, तो आई स्पॉट से सेंस कर लेते हैं लाइट को। सब ग्रीन एल्गी लेक के सरफेस पे पहुंच जाते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जैसे लाइट चली जाती है फिर वो सब बॉटम में चले जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है ना, और ये पायरोनॉइड्स है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लेमाइडोमोनास। So क्लियर what है? is the function of plastoglobules? कहाँ पे दिया हुआ है? सर पाइनोरेट के बगल में ले रखा है। अच्छा, प्लास्टो एक्चुअली क्या होता है, प्लास्टोक्यूनिन करके एक सब्सटेंस पाया जाता है। ये सब ये पिगमेंट है। तो आपको जो देखना है, अब मैं जो अंडरलाइन कर देता हूँ बस आपको नोट करना। पायरेनॉइड्स वाला स्टार्च ग्रेन्यूल्स कर लेना, और न्यूक्लियस, सेल वॉल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, बेसल ग्रेन्यूल, इतने कर लो बस। आई स्पॉट कर लो। इतने स्ट्रक्चर आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। आपको क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर डायग्राम 3 मार्क्स का आता है, ड्रॉ करने के लिए स्कूल में पूछा जाता है। Sir, pyrenoids are basically the food reserves. Pyrenoids are the food reserving bodies. They Okay, are sir. exclusively found in green algae. Grey algae. They are exclusively found in algae. They are not found in any other group of plant. तो पायरोनॉइड में फूड स्टार्च इकट्ठा होता है, और कहीं पे फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में, कहीं पे लैमिनेरिन के फॉर्म में, कहीं पे स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, तो एक तो ये ग्रीन एल्गी था। सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया भाई? Yes, sir. ठीक है, तो ग्रीन एल्गी एक ऐसा है, दिस इज क्लेमाइडोमोनास, और एक ऐसा है, दिस इज यूनिसेलुलर, है ना, है कि नहीं? ये यूनिसेलुलर। मैं ग्रीन एल्गी में आपको कई सारे एग्जांपल दिखाऊंगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हीं ग्रीन एल्गी में जो सबसे एडवांस एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, उसका नाम है कारा। मैं दिखाता हूं आपको उसका भी डायग्राम। कारा के साथ खास बात क्या है, इसके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो हाईली डेवलप्ड होते हैं। तो ग्रीन एल्गी में सबसे ज्यादा डेवलप्ड जो सेक्स ऑर्गन कारा के, ये स्ट्रक्चर है कारा का। तो कारा, CHARA, कारा। कारा में आप देखेंगे ये नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, है ना, और नोड पे लीफलेट्स पाए जा रहे हैं। क्या है? नोड। लीफ जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये नोड है, और नोड पे यहाँ पे लीफलेट पाई जाती है। लीफलेट, इन्हीं लीफलेट के मार्जिन पे ये ऊगोनियम है, जिसमें एग पाया जाता है, और इसको हम लोग एंथीरिडियम कहते हैं। ठीक है, ऊगोनियम को एक और नाम से जाना जाता है, इसे बोलते हैं न्यूक्यूल, NUCULE, न्यूक्यूल, है ना। और ये जो एंथीरिडियम है, इसे ग्लोब्यूल कहा जाता है। कारा के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट जमा हो जाता है, इसीलिए कारा को स्टोन वर्ट भी कहा जाता है। सर आप न्यूक्लियल वर्ड को दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? न्यूक्यूल, इसका जो ऊगोनियम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसमें एग पाया जाता है, उसको न्यूक्यूल कहते हैं, NUCULE, न्यूक्यूल। और एंथीरिडियम जो इसका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसको ग्लोब्यूल कहा जाता है। मैं और साफ साफ लिख देता हूँ, ऊगोनियम को ही NUCUL, न्यूक्यूल कहा जाता है। सॉरी, NUCUL, न्यूक्यूल, NUCULE, न्यूक्यूल। और इसे हम लोग बोलते हैं ग्लोब्यूल।
GLOBULE, GLOBULE, ग्लोब्यूल। तो एंथ्रीडियम को ग्लोब्यूल भी कहा जाता है और ओगोनियम को न्यूक्लियूल भी कहा जाता है। एंड दिस इज द मोस्ट एडवांस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आउट ऑफ ऑल एल्गीज। नोट कर लिया भाई? तो कारा एक ग्रीन एल्गी जिसको स्टोन वर्ट कहा जाता सर कारा को और क्या कहा जाता है? है। स्टोन वर्ट ये लिखा है, STONEWART, स्टोन वर्ट, बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अराउंड देम। ठीक, तो मैं हटा रहा हूं। यस सर। एक और, तो इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर तो क्लेमाइडोमोनासी है। स्पाइरोगाइरा, ये इस तरह का रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये इसमें इस तरह की सेल्स एंड टू एंड जुड़ी होती है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे वाटर सिल्क कहा जाता है। ये पानी में सिल्क की तरह चमकता है, वाटर सिल्क। और ये इतनी स्पीड से ग्रो करता है जितनी स्पीड से कोई दूसरा एल्गी ग्रो नहीं कर सकता। और ये क्या करता है, अगर थोड़ा सा भी एल्गी किसी लेक में या पॉन्ड में डाल दिया जाए तो महीने भर के अंदर उसकी लेक के ऊपर एक मोटी सी लेयर बन जाए, थिक लेयर। और उस कंडीशन को हम लोग एल्गल ब्लूम कहते हैं। तो ये एल्गल ब्लूम का कॉज करता है, वाटर सिल्क कहा जाता है। और इसका जो क्लोरोप्लास्ट है ये रिबन लाइक होता है, रिबन शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है। वही सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस बीच में पाया जाता है, वैक्यूल है, सेल वॉल वगैरह वगैरह। ये स्पाइरोगायरा है। तो अब कैरेक्टरिस्टिक नोट कर लिए जाएं। एक चीज और बताऊंगा, नोट कर लिया इसको? यस सर। ये मैं जितने आपको बता रहा हूं कायदे से आपको ये डायग्राम बनाने ले चाहिए। देखो बाकी आपके ऊपर है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस सब डायग्राम बना लो। द रीजन बिहाइंड इट मैं आपको वो दिखा रहा हूं जो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं हल्की। ये एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप देखिएगा पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि सबसे ज्यादा एडवांस एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस पे पाए जाते हैं। एक और है क्या है, वॉल्वॉक्स। ये कुछ कुछ क्लेमाइडोमोनास के भाई बंधु है, लेकिन क्या होता है तो क्या होता है, ये क्लेमाइडोमोनास जैसे दिखने वाले हैं, सेम वैसे ही। और इनमें आप देख पा रहे होंगे कि ये वैसे ही कप शेप क्लोरोप्लास्ट में है, पायरोनाइड भी मौजूद है, ये न्यूक्लियस मौजूद है, आई स्पॉट, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मौजूद है, फ्लैजिला मौजूद है। इस तरह की बहुत सारी सेल एक जेल जैसे स्ट्रक्चर के अंदर अपने आप को क्लोज कर लेती है। और इस तरह के जेल जैसे स्ट्रक्चर के अंदर तो बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस कॉलोनी के लिए एक टर्म यूज करते हैं, कहते हैं क्या, सिनोबियम बोलते हैं या कोइनोबियम बोलते हैं। तो सिनोबियम एक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारी ये जो सेल है वॉल्वॉक्स है। इस एल्गा का नाम है वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स क्या है? एक ग्रीन एल्गा है। और ये किस फॉर्म में पाई जाता है? ये कॉलोनी के फॉर्म में पाया जाता है। कॉलोनी मतलब बहुत सारे एल्गी एक साथ रहते हैं। इट्स नॉट ए मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। इसकी कॉलोनी को कहते क्या है, इसकी कॉलोनी के लिए एक टर्म यूज करते हैं, सिनोबियम। एक सिनोबियम में कितने वॉल्वॉक्स हो सकते हैं? एक सिनोबियम में 500 से लेकर के 500 से लेकर के 60,000 हो सकते हैं। तो वॉल्वॉक्स की एक कॉलोनी में, जिसको कि हम सिनोबियम बोलते हैं, जो बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, जेल से बना हुआ है, उसके अंदर बहुत सारी सेल्स है, 500 से 60,000 वॉल्वॉक्स की सेल्स हो सकती है। ये बात याद रखिएगा। क्लियर है?
चलो नोट करो, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रीन एल्गा। फर्स्ट पॉइंट तो लिखवा ही चुका हूं। दे आर फाउंड मेनली इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ये ग्राउंड में ज्यादा पाए जाते हैं ग्रीन एल्गी। दे आर फाउंड मेनली इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। only 10% green alga, only 10% green alga are marine. Next point. Cell wall is made up of cellulose. Cell wall is made up of cellulose. Food reserve is starch. Food reserve is starch, which is stored in food storing body, pyrenoids, which is stored in food storing body pyrenoids. Next point. Asexual reproduction. Sir. हाँ जी. Sir, pyrenoids are found in all green algae. All green algae. Okay, sir. नहीं, all algae. तो वही यहाँ पे स्टार्च स्टोर है पायरेनॉइड्स में, और वहाँ पे ब्राउन एल्गी में लैमिनेरिन स्टोर है ना, वो भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो अलग अलग मटेरियल स्टोर होता है, लेकिन सब में फूड स्टोरेज जो होता है एल्गी में वो पायरेनॉइड्स के फॉर्म में होता है। ओके सर। नेक्स्ट, आई स्पॉट is found in green algae, which is a photosensor. Eye spot is found in green algae, which is a photosensor. So which is? A photosensor. Which is a photosensor. It is found mainly in flagellated forms. Next. So, in? It is found mainly in flagellated forms. It is found mainly in flagellated forms. Next point. Asexual reproduction. Asexual reproduction takes place. Asexual reproduction takes place Asexual reproduction takes place through spores. Next point. Sexual reproduction takes place through isogamy, anisogamy, and oogamy.
नेक्स्ट पॉइंट, ये क्वेश्चन 4 से 5 बार पूछा गया जो मैं लिखवाने वाला हूं नीट में। सिफेल्यूरस is a parasite. Cephalourus is a parasite green algae. It causes rust of tea and coffee. सिफेल्यूरस एक पैरासाइट एल्गी है, याद रखना। पहली बात, एक पैरासाइट एल्गी है। एल्गी नॉर्मली पैरासाइट नहीं होते। सिफेल्यूरस एक पैरासाइट ग्रीन एल्गी है और ये रस्ट ऑफ टी और कॉफी नाम की एक डिजीज कॉज करता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लेमाइडोमोनास is a freshwater alga which is unicellular and have cup-shaped chloroplast. Next point, a synovium of volvox, मैं बता रहा था, a synovium of volvox have 500, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट का। A synovium of volvox have 500 to 60,000 cells. Sir, Cells. स्पाइरोगैरा को मैंने बता दिया, इसको वाटर सेल कहते हैं। कारा को स्टोन वर्ट कहते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट एक और नोट कर लो, एक और क्वेश्चन है, नीट का ही क्वेश्चन है। मॉस्किटो लार्वा do not survive in the water having cara. Mosquito larva do not survive the water having cara. Okay. Sir, having cara. spelling of cara, sir. अरे कारा अभी तो बताया, दिखाया भी, कारा दिखाया तो अभी इंग्रेडिएंट्स है। एक और चीज है, एक होता है क्लोरेला। क्लोरेला इज यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्लोरेला इज यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ग्रीन एल्गी। So this was all about the algae. हम लोगों ने तीनों एल्गी पढ़ ली, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। अब देखिए एक बार, जहां पे डाउट हो पूछिए। Sir, cholera is used in क्लोरेला इज यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये सीवेज ट्रीटमेंट जो प्लांट होते हैं उनमें हम लोग इसको यूज करते हैं। सीवेज को डिकम्पोज करने के लिए क्लोरेला को यूज किया जाता है। क्लियर भाई? yes, sir. तो इनमें से ग्रीन एल्गी सबसे एडवांस एल्गी है ना, तो ग्रीन एल्गी को हम लोग सबसे ज्यादा एडवांस एल्गी मानते हैं। इसमें क्लोरोफिल बी पाया जाता है और इसका स्ट्रक्चर भी बाकियों के कंपैरिजन में सबसे एडवांस होता है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे।
ब्रायोफाइट मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ब्रायोफाइट्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और एल्गी में दिस इज ऑल। What is algin? हाँ जी, So what is algin? ALGIN. एल्जिन, एल्जिन एक सब्सटेंस है, ये कार्बोहाइड्रेट। कैप्सूल खाते हो ना, कैप्सूल खाते हो ना, कैप्सूल मेडिसिन वाला, है ना? तो जैसे आप कैप्सूल खाते हो वैसे कैप्सूल गल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, हमारी जीभ पे रखते हैं, है ना? वो एक्चुअली एल्जिन का बना होता है। और आपने देखा होगा आइसक्रीम में वो आर्टिफिशियल फ्रूट्स डाले जाते हैं, फिर वो आइसक्रीम का ही वो भी एल्जिन का ही बना हुआ है। तो एल्जिन भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर प्रोडक्ट होता है ना, तो अगर के जैसा ही एल्जिन भी प्रोडक्ट होता है, मेनली कैप्सूल बनाने में इसको हम यूज करते हैं, सेलुलोज का, ये भी कार्बोहाइड्रेट। और बताओ भाई। बोलो भाई। So aminarine and mannitol क्या होते हैं? ये तो फूड रिजर्व है। मैनिटॉल रेड एल्गी में पाया जाता है, फूड रिजर्व होता है मैनिटॉल। और ये भी मैनिटॉल इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट, मैनिटॉल भी कार्बोहाइड्रेट। और बताओ। क्लियर? Yes, sir. एल्जिन लैमिनेरिया से निकालते हैं। So what लैमिनेरियस, are हाँ। frond? So फ्रॉन्ड, फ्रॉन्ड मतलब होता है, देखो अब लीव्स तो यूज नहीं करते, तो ऐसे होता है जैसे कोई सपोज दैट ये होता है, वही मान लो लैमिनेरिया का ही मान लो, है ना? तो एक पोरफायरा होता है, जैसे एक ये एल्गी, एक ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी में ये इस तरह से बड़ा सा ये मैं पोरफायरा एक एल्गी होता है। तो पोरफायरा जो एल्गी होता है इसमें बड़ा सा लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, बहुत बड़ा। इसको फ्रॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे अपन लीव्स टर्म ये यूज करते हैं ना, फ्रॉन्ड कहेंगे। या फिर अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा हुआ था वो नीरियोसिस्टिस, मैक्रोसिस्टिस, लैमिनेरिया में हमने देखा हुआ था, लैमिनेरिया में इस तरह से निकले हुए थे, ये ब्लेड निकले थे। तो जो yes. ब्लेड बड़ी हो जाती है उनको फ्रॉन्ड कहते हैं, फ्रॉन्ड यूज। और बताओ। और कोई डाउट भाई? Excuse me, sir. हाँ जी। So are carotenoids in xanthophyll present in brown algae? कैरोटीनॉइड ज़ैंथोफिल, नहीं नहीं नहीं, हाँ कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल नहीं है। फ्यूकोजैंथिन पाया जाता है, ज़ैंथोफिल एक्चुअली क्या हुआ ना, और कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल पाए जाते हैं हायर प्लांट। और ये क्या है, क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का ही एडवांस वर्जन है ना, तो वहां पे वो क्लोरोप्लास्ट का ही एडेप्टेशन। तो देखो वहां पे ज़ैंथोफिल पाया जाता है ना, यहाँ पे फ्यूकोजैंथिन पाया जाता है। तो दोनों अलग अलग सब्सटेंस है, तो वो ज्यादा इवॉल्व सब्सटेंस है, इनमें एल्गी में नहीं मिलेंगे। और कैरोटीन्स पाया जाएगा, कैरोटीन्स मिलते हैं। कैरोटीन्स, कैरोटीनॉइड जो होते हैं वो थोड़ा सा एडवांस होते हैं, कैरोटीन्स एक्चुअली उसका थोड़ा सा लोअर फॉर्म है, और ऑरेंज कलर का पिगमेंट होता है, थोड़ा 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 इवॉल्व होकर के। तो मेनली जो कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं, और हम लोग पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी में आप देखोगे जो ज़ैंथोफिल होते हैं और कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ये भी लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, लेकिन लो स्पेक्ट्रम की जो लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को पास आउट कर देते हैं, जिससे कि एनर्जी फिर सैटेलाइट की तरह काम करते हैं, पढ़ाऊंगा मैं आपको। और ये पाए जाते हैं किसके अंदर, ये ग्रेना के अंदर ही पाए जाते हैं। और बताओ। सर एक और पूछना था सर, साइटोटैक्सोनॉमी और केमोटैक्सोनॉमी क्या होते हैं ये? देखो साइटो, सिंपल सी बात है। कीमोटेक्सोनॉमी, देखो टेक्सोनॉमी का मतलब होता है, टेक्सोनॉमी इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, है ना? साइटोटेक्सोनॉमी मींस देखो दो चीजें हैं। अगर आप टेक्सोनॉमी की बात करो तो दैट इज अ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्म। कीमोटेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है? अब अगर आप कीमोटेक्सिस कहो तो दैट विल बी द मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, ठीक है? तो साइटोटेक्सोनॉमी साइटोलॉजिकल बेसिस पे हम लोग, ये साइटोटेक्सोनॉमी है। हमने क्लोरोप्लास्ट के बेसिस पे डिवाइड कर दिया ग्रीन एल्गी, हमने कह दिया कि
जो आपके रेड एल्गी हैं वो कम एडवांस है और जो आपकी ग्रीन एल्गी वो ज्यादा एडवांस है। दैट इज साइटोटैक्सोनॉमी। ठीक है। और कीमोटैक्सोनॉमी आप ये कहते हैं कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, लोअर प्लांट है, उनमें प्रॉपर क्लोरोप्ला ये सेलुलोज नहीं पाया जाता। जो हायर प्लांट है सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है, लोअर प्लांट में किसी में अगर है, किसी में लैमिनैरिन है, किसी में कोई चीज है। तो आपने कीमोटैक्सोनॉमी के बेसिस पे आपने बता दिया कि केमिकल बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि वो लोअर फॉर्म्स है और ये हायर फॉर्म। समझ आया? तो जब आप क्लासिफिकेशन करते हो तो बहुत सारी चीजों को यूज क्लियर। Sir, did George Bentham and Joseph Dalton Hooker did this classification? बेंथम एंड हुकर ने ये सब सारी क्लासिफिकेशन करी नहीं, हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन नहीं है, उसको भी इंक्लूड किया गया है, हमने उसे भी इंक्लूड कर रखा है, बेंथम एंड हुकर को भी इंक्लूड कर रखा है क्लासिफिकेशन में, जो अभी आज की डेट में हम लोग पढ़ते हैं। इवोल्यूशनरी ट्रेड को फाइलोजेनेटिक भी हम काउंट करते हैं आज की डेट में, और मॉर्फोलॉजी को भी काउंट करते हैं, एनाटॉमी को भी काउंट करते हैं। तो इन सबको हमने काउंट कर रखा है साथ। लेकिन आज की जो टेक्सोनॉमी है उसका बेसिस ये नहीं है, तो हम लोग लिनियस का एक क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉलो करते हैं जो सबसे एडवांस है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बहुत सारे बच्चे आने लगे।